मेरा नाम डीके सिंह है और मैं एमकेटीआर क्लासेस की ओर से आपके लिए बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। जीव विज्ञान की बात करेंगे तो कल मैंने पहले टॉपिक में आपके लिए यानी पहले पार्ट में मैंने आपके लिए मादा जनन कराए। अब मैं दूसरा नर जनन की अध्ययन करा रहा हूँ। देखो नर जनन की बात करेंगे तो नर जनन में क्या होता है। देखो दो वृषण होते हैं, ये होते हैं वृषण, और इन दोनों वृषण के ऊपर एक इस कंडीशन में यहाँ पर एक छोटी छोटी नली की एक झिल्ली टाइप की लगी होती है जिसे बोलते हैं आद्य वृषण। आद्य वृषण इसे भी सेम नाम देंगे आद्य वृषण। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एक ग्रंथ इस तरीके से दो नलियां निकली होती हैं जिसे बोलते हैं हम शुक्राणु वाहिका। शुक्राणु वाहिका। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, इसके बाद में जहां पर आकर के जो ग्रंथियां मिलती हैं उसे अगर हम बात करेंगे तो उसका नाम होता है पेरिटोनियम। जहां पर ये मिलेगी इसका नाम है पेरिटोनियम। सॉरी, पेरिटोनियम की बात करेंगे तो यहां पर ये झिल्ली होती है, जो झिल्ली इसके चारों तरफ झिल्ली लगी होती है तो इसे बोलते हैं पेरिटोनियम। इसके लिए पेरिटोनियम बोलेंगे। और हम बात करेंगे इसकी, इसे कहते हैं काउपर्स ग्रंथि होती है, काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि होती है और काउपर्स ग्रंथि के जस्ट नीचे यहां पर एक और ग्रंथि होती है। ये वाली ग्रंथि की बात करेंगे तो ये वाली ग्रंथि बहुत छोटी ग्रंथि होती है, यानी लंबी लंबी ग्रंथि होती है। इस कंडीशन में नहीं होती है वैसे, हालांकि अगर बात करेंगे तो इस कंडीशन में इस तरीके से बनी हुई होती है। इसके जस्ट नीचे अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ग्रंथि होती है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करेंगे तो जो इसका जो आकार होता है वो सेम के बीज की तरह होता है। सेम के बीज की तरह आकृति होती है। इसके जस्ट नीचे अगर हम बात करेंगे यहां पर तो यहां पर एक ग्रंथि लगी होती है जिसका जो बिल्कुल मक्के के दाने की तरह होती है, जिसका नाम होता है, इसके नाम की बात करेंगे तो इसका नाम होता है रेक्टल। रेक्टल ग्रंथि। अब थोड़ा ध्यान दें, रेक्टल ग्रंथि के जस्ट नीचे यहां यानी यहीं पर आकर के जो मूत्राशय से मूत्र मार्ग निकल करके आता है वो यहीं पर आकर के मिलता है और यहां मिलता हुआ सेम इस कंडीशन में और इस कंडीशन में इधर निकल आता है। और यहां पर होता है सिसन। यहां बात करें तो यहां पर होती है सिसन। अब हम थोड़ा सा ध्यान दें इस पर। देखो जो अगर हम बात करेंगे यहां पर जो वृषण है, इस वृषण में क्या होता है, इसमें दो का निर्माण होता है। अगर हम बात करेंगे दो हार्मोन्स का निर्माण होता है। पहला टेस्टोस्टेरोन। दूसरी बात करेंगे तो दूसरा होता है यानी शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण होता है। अब देखो अगर हम शुक्राणु की टेस्टोस्टेरोन इसकी बात करते हैं, हालांकि ये दोनों निकलते हैं, ये तो निकलता ही रहता है ज्यादातर। अगर हम बात करेंगे नर में ये निकलता है टेस्टोस्टेरोन। इसकी बात करेंगे तो ये भी एक प्रकार से चिपचिपा पदार्थ निकलता है। जैसे अगर हम टॉयलेट करते हैं या पेशाब करते हैं, पेशाब के बाद में हल्का सा आपने देखा वो सफेद सफेद का जो निकलता है, सफेद सफेद टाइप का हल्का सा, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। शुक्राणु की बात करेंगे तो शुक्राणु हस्त मैथुन के बाद में जो थोड़ी मैथुन के बाद में जो निकलता है, या फिर हम बात करेंगे
मैथुन की क्रिया के बाद जब निकल करके आता है उसे बोलते हैं हम शुक्राणु। अब हम बात करेंगे तो जिनकी जो संख्या होती है वो यानी 2.5 मिलीलीटर में या 3.5 मिलीलीटर में, इसमें बात करेंगे तो उसमें जो शुक्राणु की संख्या होती है वो होती है 20 करोड़। 20 करोड़ शुक्राणु होते हैं। इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं। यहां से जब ये निकलता है तो ये बिल्कुल गाढ़ा होता है, मतलब गाढ़ा मतलब एक प्रकार से एक ना के भर थोड़ा सा निकलता है। निकलने के बाद में ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ काउपर्स ग्रंथि के पास में आते हैं तो काउपर्स ग्रंथि क्या करती है, चिपचिपा पदार्थ निकालती है। चिपचिपा आपने देखा होगा, चिपचिपा सफेद कलर का जो पदार्थ होता है वो इसके द्वारा होता है, काउपर्स ग्रंथि के द्वारा चिपचिपा पदार्थ निकालती है और उसमें ज्वाइंट कर देती है। और ज्वाइंट करने के बाद में जैसे ही हम प्रोस्टेट ग्रंथि में आता है, इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि में, तो प्रोस्टेट ग्रंथि में क्या होता है, शुक्राणु, उसमें क्या होता है 15 से 30% जो भाग होता है शुक्राणु का कौन निर्माण कर देता है, प्रोस्टेट ग्रंथि निर्माण करती है। और इसी प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करेंगे तो इसी में जाकर के किसका मूत्राशय मूत्र मार्ग जो होता है वो यहीं आकर के मिलता है। इसके बाद में नीचे की बात करेंगे, जस्ट इसके नीचे एक होता है, इसे अगर हम बात करेंगे रेक्टल ग्रंथि की बात करते हैं तो जो रेक्टल ग्रंथि होती है आपने देखा होगा, जो उसमें जो शुक्राणु निकल करके आते हैं, जो वीर निकल करके आता है, यानी शुक्राणु जो निकल करके आए तो उसके बाद में ये क्या करता है, महक जो बदबू आती है शुक्राणु जो महक आती है, बदबू आती है, उस बदबू का काम है। रेक्टल ग्रंथि क्या करती है, उसमें जो उसमें जो एक प्रकार की स्मेल आती है वो उस स्मेल का काम किसका है, रेक्टल ग्रंथि का है। और हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि, तो ये वाली ग्रंथि की बात, प्रोस्टेट ग्रंथि सेम के आकार की होती है। इसकी बात करेंगे तो ये वाली कैसे आकार की होती है, ये मक्के के बीज के आकार की होती है, मटर के बीज मान लो, मटर के बीज की तरह होती है। जैसे ही यहां पर आकर के मिल जाता है तो उसके मिलने के बाद में तब ये इसका निर्माण होता है, तब इसे बोलते हैं वीर्य। जब ये इन स्थितियों में होकर गुजर जाता है तब इसे बोलते हैं वीर। और वीर आकर यहां आकर निकलता है तो यहां पर बात करते हैं सिसन। सिसन की बात करेंगे, सिसन का काम क्या होता है, जब ये अपना आकार बढ़ाता है, सिसन फूलता है, तो फूलने के बाद में क्या होता है, मैथुन की क्रिया की इच्छा होती है। जब सिसन यहाँ फूलेगा तो मैथुन की क्रिया की इच्छा होगी, और जब मैथुन की क्रिया की जब इच्छा होती है तो उसके बाद में क्या होता है, शुक्राणु निकल करके आते हैं। जब शुक्राणु यहाँ से निकलते हैं तो इनके बाद में कापर्निकस क्या करता है, उसमें चिपचिपा पदार्थ कर देता है, और उसके बाद में क्या करता है, कापर्स चिपचिपा पदार्थ ग्रंथि यानी इसमें मिलाने के बाद में क्या करता है, फिर इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि में जाता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि में 15 से 30% शुक्राणु का निर्माण, यानी इसमें और पदार्थ मिल जाता है जो पतले कलर का कर देता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेक्टिनल के पास पहुंचता है तो रेक्टिनल ग्रंथि क्या करती है, इसमें महक बढ़ा देती है, यानी जो स्मेल आती है उसे बढ़ा देती है, स्मेल देती है इसमें। इसके बाद में यहां से आने के बाद में जब आउट होता है तो आउट होने के बाद में अगर हम बात करते हैं महिला जनन, इसमें निषेचन होता है। यहां से क्या होता है, यहां से अंडकोश से अंडाणु निकलते हैं, और अंडाणु निकलने के बाद में यहीं पर आकर के रुक जाते हैं, क्योंकि वो तैरते नहीं है, चलते नहीं है। लेकिन इसमें जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु कैसे होते हैं, शुक्राणु इस कंडीशन में होते हैं, यानी पूछ, इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया ने पूंछ की तरह यहां से तैरते हुए निकलते हैं। तो कितने जाते हैं ये एक बार में अगर आप बात करेंगे तो 20 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक ये जाते हैं। और जाने के बाद में जब यहां से तैरते हुए निकलते हैं तो निकलने के बाद भी कहां जाएंगे, कुछ तो इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, और कुछ इधर जाएंगे, और कुछ इधर जाएंगे।
एक और कंडीशन अगर हम बात करते हैं तो ये शुक्राणु जब यहाँ से जाते हैं तो जाने के बाद में कुछ तो रास्ते में यानी यहाँ टकराएंगे तो यहाँ डैमेज हो जाएंगे, कुछ जाएंगे तो यहाँ पर सीधे जाएंगे तो यहाँ डैमेज हो जाएंगे। अब इसके बाद में क्या होता है, शुक्राणु जो अंडा से होता है, जो अंडाणु निकलता है वो प्रत्येक मंथली के अलग अलग तरीके से निकलता है। अगर हम बात करेंगे, अगर जनवरी के महीने में या फिर दिसंबर के महीने में ये वाला निकला, इससे निकला, तो इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो जो जनवरी के महीने में इस वाले से निकलेगा। यानी अगर अगस्त के महीने में इससे निकलता है तो फिर सितंबर के महीने में इससे निकलेगा, और सितंबर के महीने में इससे निकलता है, फिर उसके बाद में अक्टूबर के महीने में इससे निकलेगा। ऐसे अलग अलग निकलते हैं। अब अलग अलग निकले, जो इधर को गया वो तो क्या होगा, यहाँ पर निकले ही नहीं शुक्राणु, सॉरी यहाँ पर अंडाणु थे ही नहीं। जब यहाँ से अंडाणु नहीं थे तो इस वजह से यहाँ पर भी शुक्राणु जाएंगे और डैमेज हो जाएंगे। इसके बाद में इधर गए तो यहाँ भी डैमेज हो जाएंगे, अब इधर जाएंगे तो इसमें जाकर के हो जाएंगे। अब जैसे ही इसमें जाएंगे तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद में क्या होता है, दोनों जब मिल जाते हैं तो मिलने के बाद में अंडाणु और शुक्राणु जब दोनों मिलते हैं तो मिलने के बाद में समसूत्री विभाजन हो जाता है, समसूत्री विभाजन। तो इसके बाद में जैसे समसूत्री विभाजन होता है तो उसके बाद भी कहाँ आता है, वापस यहाँ पर आ जाता है। और ये जो इसकी जो आकृति होती है वो बिल्कुल नाशपाती की तरह होती है, नाशपाती के आकार की, नाशपाती के आकार की होती है। और होने के बाद में यहाँ पर मैंने कल बाकी जो बता चुका हूँ इसके बारे में कि कितने समय में कौन सा एक कंडीशन होती है वो इसके बारे में बता चुका हूँ। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो जब ये जैसे ही मैथुन की इच्छा होती है तो उसके बाद में क्या होता है, शुक्राणु क्रिएट होते हैं। शुक्राणु क्रिएट होने के बाद में ऐसे ही निकल करके जाते हैं, वो मैंने आपको स्थिति बता दी। उसके बाद हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे जब भी पुरुष टॉयलेट करता है, जब भी अगर नर जो पेशाब करता है तो पेशाब करने के बाद में मूत्र मार्ग से हल्का हल्का सफेद कलर का जो पदार्थ निकल करके आता है उसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जब मैंने आपको पहले बता चुका हूं शायद एक वीडियो में, इसमें कंडीशन क्या होती है कि जब भी जैसे नर में निकल करके आता है तो ये क्या करते हैं, जैसे कोई जानवर है तो जानवर क्या करेगा, आपके अपने बिल के चारों तरफ टॉयलेट कर देगा, जिससे दूसरा वाला जानवर सूंघे और सूंघने के बाद में उसे ये पता चले कि यहाँ पर कोई जानवर था ही नहीं। तो ऐसे करते हुए आपने देखा होगा, शायद ध्यान करना एक बार, छोटे छोटे जानवर क्या करते हैं, अपने बिल के चारों तरफ टॉयलेट कर देते हैं जिससे उसकी महक चली जाए। उसके बाद में बड़ा जानवर कोई आए तो सूंघ करके वापस हो जाए कि यहाँ कोई जानवर रहता ही नहीं, या पर यहाँ पर कोई जीव रहता ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन होती है। तो नर पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, वो भी यहीं से निकलता है, वृषण से ही, लेकिन ये तो टॉयलेट के साथ साथ निकलता है। और शुक्राणु की बात करेंगे तो ये मैथुन क्रिया के बाद में निकलता है। शायद मुझे लगता है कि इसके बाद में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और समय समय पर कमेंट भी करते रहें, जिससे मैं और भी वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।